डाल दूंगा कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा चलें नाउ रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स। ठीक है हाइड्रोजन्स। देखो यार अब ये भी एक जरूरी पार्ट है। व्हाट आर रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स? ऐसे हाइड्रोजन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो उनको कहता है रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स। ठीक है। सो रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन वो हाइड्रोजन होते हैं बॉन्डेड टू ओ और एन। ठीक है। ये किसके अंदर जा रहे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे हाइड्रोजन्स जो ओ या एन के साथ बॉन्डेड हो, लाइक ओ एच या एन एच या NH2। ठीक है। ये वाले अमाइन या हाइड्रोक्सी या इवन कार्बोक्सिलिक वाला जो होता है, तो इनको कहते हैं रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स। अच्छा इसमें इनको क्यों कहते हैं रैपिड एक्सचेंज हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स? ये रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अच्छा आप देखो जो एल्काइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, उनको एक्सचेंज करना या उनको डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। याद करो इवन जब आप रिएक्शंस पढ़ते थे किसी मेटल के साथ भी, तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होता है? OH वाला। ठीक है। क्योंकि जाहिर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनसे दूर होते हैं, तो इनको हटाना आसान होता है, एक्सचेंज करना आसान होता है। अच्छा अब आप कहेंगे सर आपको बैठे बैठे ये क्यों याद आ गए? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR में ना हम इसका एक यूज करते हैं। देखो वो यूज क्या है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जिसमें मौजूद होते हैं ना कंटेनिंग H बॉन्डेड टू O और N इज शेकन विद। अच्छा बच्चों अब ये सॉल्वेंट है D2O हैवी वाटर इज शेकन विद D2O। आप ना पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को D2O उसके अंदर डालते हैं और उसको जरा शेक करते हैं ताकि अच्छी तरीके से जो है रिएक्शन हो जाए। तो ये ड्यूट्रियम होता है। ड्यूट्रियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 2 1 होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन इज एक्सचेंज्ड विद ड्यूट्रियम एंड हेंस the peaks of them will disappear। ये क्या साइंस है मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। याद करो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था सिर्फ ऑड नंबर वाले मास नंबर वाले एटम्स की पीक्स बनती हैं। जिनके इवन मास नंबर्स होते हैं मैंने क्या कहा था उनकी पीक्स नहीं बनती। याद है आपको? तो ड्यूट्रियम क्या है? ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना जिसका 2 1 होता है। तो याद रखो ड्यूट्रियम की पीक नहीं बनती। जब आप इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इनके साथ शेक करते हैं ना, तो ये जो H होता है ना उसकी जगह D आके लग जाता है। और जब उसकी जगह D आके लग जाता है ना, तो उसकी पीक नहीं बनती, क्योंकि किसी भी इवन नंबर वाले एटम की जो है ना वो इवन मास नंबर वाले एटम की पीक नहीं बनती। ठीक है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर जो 2 होता है ना वो फील्ड एवरेज आउट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। देखो इवन के अंदर ना एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होती है, तो कैंसिल कर देती है एक दूसरे को। ऑड नंबर के अंदर वो कैंसिल नहीं हो सकती। खैर ये क्यों हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं इस चक्कर में जाता नहीं हूँ। बस आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर अब आप देखें, मैं इसको जरा शो करूं। ये OH और NH, कोई भी H बॉन्डेड टू O या कोई भी H बॉन्डेड टू N, उसकी पीक डिसअपेयर हो जाती है। तो अच्छा ये करने की जरूरत क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जरा पूरी बात एक्सप्लेन कर दूं। तो आप देखें, देखें अब एक रुक जाओ। ये है ना फॉर एग्जांपल कंपाउंड, इसको जब तुम D2O के साथ करते हो ना, तो ये हम कहते हैं इट एक्सचेंजेस विद ड्यूट्रियम। अच्छा ड्यूट्रियम जिनको नहीं पता, ड्यूट्रियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 2 1, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम डी लिखते हैं। ठीक है। और वाटर देखो, वाटर का जो एक डी है वो इधर आ गया ना, तो वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन तो बचेगा, 2 हाइड्रोजन है ना इसके अंदर, ड्यूट्रियम में 2 है, तो एक डी इधर लग गया। तो वो जो H है वो वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो वो HDO। ठीक है। यानी ये H की जगह एक D2O का डी आ गया, और वो जो H है वो इसके साथ आ गया। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। अच्छा अब ये the rapid exchange protons of OH is exchanged with deuterium। ये हो गया। और ड्यूट्रियम का आइसो पीक नहीं बनती, देयर विल बी नो पीक ऑफ OD बिकॉज फील्ड इज, हम एक जुमला यूज करते हैं बस केमिस्ट्री में, आप इसको याद कर लें, इज एवरेज आउट। ठीक है। जो ड्यूट्रियम की फील्ड होते हैं ना वो एवरेज आउट हो जाती है। बस आसान लफ्जों में पीक नहीं बनती, उसकी पीक डिसअपीयर हो जाती है।
तो मैं आपको इसका जरा ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखें, आपको ये लग रहा है कि आपने स्पेक्ट्रम देखा, आपको ये लग रहा है कि ये पीक OH की है, ठीक है। OH की मुसीबत पता है क्या है? मैं आपको जरा उसकी शिफ्ट वैल्यू दिखाता हूँ। OH की इतनी बड़ी रेंज है कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, OH की भी NH की भी। मैं आपको जरा डाटा बुकलेट पे लेके जाता हूँ। जरा OH अल्कोहल को देखें, या अल्कोहल, इसकी रेंज तो जरा चेक करें सर। 0.5 से लेके 6, इतनी बड़ी रेंज है इसकी कि देखो तकरीबन सारे इसकी रेंज में आ जाते हैं। देखो ये एल्केन की रेंज 0.9 से 1.7 है, वो भी उस रेंज में वो भी लाया करता है अल्कोहल। फिर 2 से लेके 3 तक की ये जो रेंज अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड, उसमें भी ये लाया करता है, ठीक है। इसी तरह तुम अगर इसकी अमाइन की भी देखो, अमाइन की भी रेंज बहुत बड़ी है, 1 से लेके 5, देख रहे हो। तो इनका ना प्रॉब्लम ये होता है कि इनको आइडेंटिफाई करना जरा मुश्किल होता है, अल्कोहल को, अमाइन को, क्योंकि उनकी रेंजेस बहुत बड़ी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पीक आई, तुम्हें ये लग रहा है कि ये OH की पीक है, कंफर्म नहीं हो रहा लेकिन तुम्हें लग रहा है कि OH की पीक है, ठीक है। तुमने अब रिपीट किया उसके NMR को, बट इस दफा D2O डाल के, पहले बगैर D2O के किया, तो तुमने पीक चेक कर ली, तुम्हें लगा कि ये पीक OH की है। कंफर्म करने के लिए तुम उसके अंदर D2O डालोगे, उसको शेक करोगे, और फिर वापस उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे। इस दफा जब तुम करोगे ना, तो वो पीक डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये कंफर्म कर देता है कि ये पीक OH की है, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ कंफर्मिंग द पीक ऑफ OH। समझ में आई बात? बस ये जुमला ना, आप ये आंसर याद कर लें अगर एग्जाम में कहना वाई, कि ये क्यों नहीं आती, बस ये आप याद कर लें। द रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन ऑफ OH इज एक्सचेंज विद D, देयर विल बी नो पीक ऑफ OD बिकॉज द फील्ड इज एवरेज आउट। तो मैं बच्चों से कहता हूँ बस ये आंसर याद कर लो, जब कभी इसका सवाल आए कि D2O के साथ शेक करने पे क्या होता है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जरा इसकी शक्ल दिखा देता हूँ कैसी होती है। देखिए, मेथनॉल का मैंने एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये लिख लेना तुम लोगों ने जो लिख रहे हैं। चलो अब देखो, मेथनॉल का एक स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये मेथनॉल है। अब देखो, इसमें कौन कितने प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए। दो। शाबाश। कौन कौन से हैं वो दो? एक ये और एक ये। एक CH3 वाला प्रोटॉन एनवायरनमेंट और एक OH वाला प्रोटॉन एनवायरनमेंट। अग्रीड? तो पीक्स कितनी है? दो। 2 प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स, सो 2 पीक्स, ठीक है। अच्छा, अब उनकी स्प्लिटिंग पर आ जाइए। मैंने क्या बताया था स्प्लिटिंग कैसे होती है? एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। CH3 एक प्रोटॉन एनवायरनमेंट है, क्या उसके एडजेसेंट कोई कार्बन है? नहीं है। OH वाला जो H है, उस वो H तो O से बॉन्डेड है ना, उसके एडजेसेंट कार्बन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है ना, ये दोनों में से कोई भी पीक स्प्लिट नहीं करेगी। इसीलिए आप इसके स्पेक्ट्रम में देखें, दोनों सिंगलेट्स हैं, दोनों में से कोई भी पीक स्प्लिट नहीं करी। सो स्प्लिटिंग इसकी ऑफ CH3 क्या होगी? N0 है। N0 का मतलब है स्प्लिटिंग क्या होती है? N+1, ठीक है। तो सिंगलेट आएगी, एक सिंगल पीक आएगी, सिंगलेट, क्योंकि वो O के बराबर में लगा हुआ है ना, कार्बन के बराबर में थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, याद रखो एक बात वैसे भी, सर जो O और O के साथ लगा हुआ H या N के साथ लगा H होता है ना, ना ये स्प्लिट करता है, ना नेबर वाले को स्प्लिटिंग उसके अंदर कॉज करता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन से नहीं लगा हुआ होता ना, ठीक है। अच्छा, इसकी और भी रीजन है वो, असल में अब एक जमाने में हम पढ़ाते थे शील्डिंग, डी शील्डिंग, अब वो क्योंकि सिलेबस में नहीं है मैं इसलिए वहां नहीं जाता। तो याद रखो, स्प्लिटिंग ऑफ OH, सर इसकी N की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि ये ये HO से लगा हुआ है ना, C से। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर लेकिन O तो C से लगा हुआ है, तो O लगा हुआ है ना C से, ठीक है। हमने कहा था जिस कार्बन से H लगा हुआ हो उसके बराबर वाले कार्बन पे, ये तो कार्बन से लगा हुआ ही नहीं है। तो ये बात मैंने इसको कंक्लूड करके भी लिख दिया है, इसके लिए भी N की वैल्यू 0 है। तो देखो, यहां तक मैंने ये बात आपको समझा दी है। द पीक ऑफ OH, यहां पर आपको बात समझ में आ रही है? द पीक ऑफ OH और NH विल नॉट स्प्लिट, नाइदर कॉज अ स्प्लिट, ना खुद स्प्लिट होते हैं, ना अपने बराबर वाले नेबर को स्प्लिटिंग उसके अंदर प्रोटॉन एनवायरनमेंट पे कॉज भी नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा और जुमला इसको कंप्लीट कर देता हूँ। द पीक ऑफ OH और NH विल नॉट स्प्लिट एंड नाइदर कॉज अ स्प्लिट on the
प्रोटॉन एनवायरमेंट्स। अच्छा भाई, अगली बात, अब स्पेक्ट्रम पर आओ। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें कौन सी पीक OH की है और कौन सी CH3 की है, ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। मुझे पीक का साइज देख के पता चल गया था, मैंने तो डाटा बुक की वैल्यू देखने की जहमत भी नहीं की। सर मैंने आपको क्या कहा था, एरिया अंडर द पीक रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। एक पीक बहुत बड़ी है, जाहिर है उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं। दूसरी पीक उसके मुकाबले में छोटी है, अगर आप एक्चुअली देखेंगे 3:1 का रेशो होगा ये। बेटा इधर समझ लो, वो घर पे जाके कर लेना। ये 3:1 का रेशो है, तो इसलिए यहाँ पर जो ज्यादा 3 प्रोटॉन वाली पीक होगी उसका साइज बड़ा होगा, और ये वाली पीक जो है ना वो छोटी होगी। अच्छा, अब शिफ्ट वैल्यू से कंफर्म भी कर लेते हैं। सर एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब जरा देखें एल्काइल नेक्स्ट टू O, ये देखें एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नजर आ रहा है, CH3 नेक्स्ट टू O, इसकी शिफ्ट वैल्यू है 3.2 से लेकर 4। ठीक है, तो जो मेरे पास पीक है, अच्छा और अल्कोहल की तो बहुत बड़ी रेंज है ना, 0.5 से लेके 6, तो ये तो हर रेंज में लाया कर रहा है। तो अब मैं जाके देखूंगा, तो ये 3 से लेके ये लाया कर रहा है ना इस रेंज में, जो हमने अभी देखी CH3 नेक्स्ट टू O, ठीक है, उसकी रेंज 3 से लेके जो भी थी वो इसके अंदर ये लाया कर रहा है। नजर आ रही है इसकी जो रेंज है, ये वाली रेंज, ये इस रेंज में लाया कर रहा है, जो डाटा बुकलेट के अंदर दिया हुआ है एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और उसकी रेंज तो अल्कोहल की तो 0.5 से लेके 6 तक है, वो तो रेंज में होगा ही होगा। हाँ वो कहीं पर भी आ सकता है उस रेंज, तभी तो कह रहा हूँ उसको ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए अब यही पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी रिपीट करोगे विद D2O सॉल्वेंट, तुम D2O डालोगे तो फिर ये पीक डिसअपीयर हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? ये पूरी थ्योरी क्लियर है आप लोगों को? हाँ, वो ऐसी रहेगी, CH3 की पीक वैसी रहेगी, इसकी पीक गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलें। सर अब ये आपकी थ्योरी तो इसकी पूरी हो गई, बट जब तक इसके एक दो क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तो कम से कम एक एग्जांपल, वैसे तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है, मैं पास पेपर अब इसके फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, बट एक कम से कम एग्जांपल आपको करा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं जरा पास पेपर का, और ये क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि प्लीज जाके रिवाइज करें अपना वो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर से पार्ट्स लिंक होकर आएंगे। चलें लेट्स डू दिस एग्जांपल क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमीटर का मैं आपको रिवाइज करा दूंगा एक तरह से, जो डिस्कशन है थोड़ा सा। उसने कहा हुआ है ऑल्दो द केमिकल रिएक्शन ऑफ कंपाउंड रिमेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन द फंक्शनल ग्रुप्स, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स सच एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी and NMR spectroscopy are increasingly used to determine molecular structures. तो हम molecular structures को determine करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। Compound J was analyzed using these two techniques with the following results. पहले मास स्पेक्ट्रम का रिजल्ट दिया हुआ है आपको, उसने कहा हुआ है देयर इज अ M peak। M का फुल नेम क्या होता है? M stands for molecular ion peak। Molecular ion peak, there is an M peak at Me56। कुछ याद है? मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो एक्स एक्सेस होता था, मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो एक्स एक्सेस होता था वो एमी वैल्यू होता था, एमी रेशो। कुछ याद आ रहा है भाई? आ रहा है जी? मैं आपको जरा याद दिला दूं, आपकी शक्लें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेंच फ्रेंच बोल रहा हूँ कोई। ठीक है, मैं आपको जरा याद दिला देता हूँ कि ये क्या था। बेटा तुम लोगों की शक्लें जैसी हो रही है ना इस वक्त। अच्छा, लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इसको नए इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन हम बाद में कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जे बस। चलो देखो, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करता हूँ आपके साथ। जो बात समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। अच्छा चलिए,
सबसे पहले तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता था ना, एएस में आपको ये पढ़ाया गया है, प्लीज एएस का मास स्पेक्ट्रोमीटर रिवाइज करें। उसका जो एक्स एक्सेस होता था ना, ये होता था एमई। एक्चुअली एमई मास टू चार्ज रेशो होता है, लेकिन इसको आप मास के इक्विवेलेंट रीड करें। ये मास ही होता है, क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो समझो 1 होती है। हम उसमें हर चीज को चार्ज जो है ना वो +1 कर देते हैं, तो ये समझो एक तरीके से मास ही रीड कर रहा है। ठीक है। और इसका जो वाई एक्सेस होता था वो क्या करता था, अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस या इंटेंसिटी, ये अबंडेंस बताता था। याद आ रहा है कुछ? अबंडेंस। अच्छा, जिन लोगों को याद नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल की पीक जहां पर बनती है ना, पूरे मॉलिक्यूल की पीक जहां पर बनती थी, उसको हम कहते थे एम पीक। एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर पीक, मॉलिक्यूलर आइन, यानी पूरे मॉलिक्यूलर आइन पीक, जिसको आप एम पीक कहते हैं, मॉलिक्यूलर आइन पीक लाइक एम पीक। ठीक है, इसको एम पीक कहा जाता है। इसकी जो एमई वैल्यू होती है ना, वो एमआर होता है मॉलिक्यूल का। इसकी जो एमई वैल्यू होती है ना, वो एमआर होता है मॉलिक्यूल का। तो इस क्वेश्चन में तो मैं पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि ये एमआर ऑफ द मॉलिक्यूल इज 86। ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें ये बताया गया होगा कि बिल्कुल इसके आगे, 1 यूनिट आगे, एक छोटी सी पीक होती है जिसको कहते हैं +1 पीक। याद आ रहा है? इसके बिल्कुल 1 यूनिट आगे एक पीक होती है, इसको हम कहते हैं M+1 पीक। ये किसकी पीक होती है M+1 पीक? ये इसके अंदर कोई एक कार्बन, कार्बन 13 होता है। ठीक है। M+1 का मतलब होता है पूरे मॉलिक्यूल का ना कोई एक कार्बन, कार्बन 13 होता है। एम पीक में सारे कार्बन कौन से होते हैं? कार्बन 12। लेकिन M+1 पीक का कोई एक कार्बन, कार्बन 13 होता है। ठीक है। इसकी अबंडेंस को हम कहते हैं AM, यानी इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को। और इसकी अबंडेंस को हम कहते थे, कुछ याद आ रहा है? AM+1। जो अबंडेंस होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक की, उसको कहते हैं AM, यानी अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक। और इसकी अबंडेंस को हम कहते हैं AM+1। ठीक है, ये एएस का काम था, मैंने आपको याद दिला दिया है। इसका रेशो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, देख लो, द रेशो ऑफ M एंड M+1 पीक इज दिस एंड दिस। इस रेशो का क्या काम था सर? नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए इस्तेमाल होता था ये। फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ कार्बन का? 100/1.1 AM+1/AM। ये नंबर ऑफ कार्बन निकालने के काम आता है। तो पहला सवाल में उसने चीज भी हमें यही दी हुई है। तो देखिए, एमआर तो हमें पता चल गया ना, एमआर इसका कितना है इस केस में? 84। इसकी AM और AM+1 का रेशो दिया हुआ है, हाँ, 86, सॉरी 86। ठीक है। चलें, अब सवाल अगला क्या है, देखो उसने आपको नंबर ऑफ कार्बन ही निकालने के लिए कहे हुए हैं। अच्छा, देखें अब उसका अगला सवाल ये है, नेक्स्ट पार्ट कर दिया। उससे कहता है एमआर स्पेक्ट्रम इज शोन बिलो, एनएमआर स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है इसका। उससे कहा यूज द डाटा टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन। सर ये नंबर ऑफ कार्बन जो है ना मास स्पेक्ट्रोमीटर से आएंगे। और एंड हाइड्रोजन एटम्स इन जे। सर हाइड्रोजन एटम का मसला नहीं है, वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। पीक्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है ना प्रोटॉन एनएमआर में, अच्छा ये प्रोटॉन एनएमआर है, इसका जो एनएमआर है ना, ये प्रोटॉन एनएमआर है। ठीक है, ये HNMR है। HNMR में जो ऊपर, इनके ऊपर जो पीक्स के ऊपर नंबर लिखा होता है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इनडायरेक्टली उसने तुम्हें बताए हुए हैं। जो तुम्हें निकालने हैं वो नंबर ऑफ कार्बन निकालने हैं। ठीक है, तो फ्रॉम, पहले आप निकालते हैं, आपको सिखा देता हूँ। सो नंबर ऑफ कार्बन का बच्चों फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ कार्बन का 100 कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो, 100/1.1 ऊपर आएगा AM+1/AM। ठीक है, सो विच इज 100/1.1। क्या रेशो दिया हुआ है दोनों का क्वेश्चन में? 23। अच्छा, नीचे आएगा और 1.3 ऊपर आएगा, 23.5 और 1.3। 1.3/23.5। आंसर बताओ, इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 5 कार्बन। ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं ना, वो फ्रॉम एनएमआर। नंबर ऑफ
हाइड्रोजन्स वो कितने हैं, 6 + 4 10 हाइड्रोजन्स। ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम नंबर्स रिटन ऑन पीक। ये मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में तुम लोग रिवाइज कर रहे हो तो याद आ जाए। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम numbers written on peaks of NMR। ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहा है use the information given below and your answer to part 2 to identify given above and your answer to part 1 है, शायद part 1 है। हाँ, उसका आइडेंटिफाई द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन जे। सर अब आप क्या करेंगे, एमआर में से 5 कार्बन का मास सबट्रैक्ट कर दो और 10 हाइड्रोजन का मास सबट्रैक्ट कर दो, तो जो मास ऑफ दैट एलिमेंट निकल आएगा। एमआर ऑफ दैट एलिमेंट निकालने के लिए तो देखो आप क्या करेंगे, सो मास ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एमआर में से सबट्रैक्ट कर देंगे मास ऑफ 5 कार्बन प्लस मास ऑफ 10 हाइड्रोजन। समझ में आ गया सबको। सो इसका एमआर आपने कहा था 86 है, -5 × 12 प्लस 10 × 1 16 आएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑक्सीजन। तो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो 16 तो ऑक्सीजन का एआर है ना, समझ में आ गया, ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O। C5H10O सबको समझ में आ गया ये, पक्का। अगला पार्ट अब इसका जो है ना वो असल पार्ट है। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हर एएस का स्टूडेंट भी ये सॉल्व करेगा यहाँ तक, बस वो एनएमआर वाली तुम्हारे लिए नई बात थी, लेकिन असल पार्ट ये है। अब जितना ये दिखने में मासूम है, ज़ाहिर है ये उतना ही टेढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ जे, एक्सप्लेन हाउ यू रीच योर कंक्लूजन। तो सर मैं स्ट्रक्चर ऑफ जे बनाता हूँ, देखो जो मैं बोलूंगा ना वही इसकी एक्सप्लेनेशन है। चलो एक्सप्लेनेशन भी मैं लिख दूंगा आपको, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि निकालते कैसे हैं। एक दफा मैंने ये पूरा सॉल्व कर लिया ना, तो तुम नोट्स पढ़ के तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेगा मैंने क्या किया था। ये नोट से पल्ले पड़ता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना ये बिल्कुल पजल की तरह है, जब मैं जोड़ आऊंगा पजल को तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छा सर ये कर रहे हैं। बाद में तुम जितना मर्जी मार्किंग की पढ़ते रहो, क्वेश्चन की तुम जितना मर्जी नोट्स पढ़ते रहो, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा ये क्या हो रहा है। इसका ये वाहिद वो स्पेशली टॉपिक है जिसकी मार्किंग की पढ़ के भी पल्ले नहीं पड़ता इसके आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं। देखो अब इसको मैं किस तरह सिखा रहा हूँ उसको समझिएगा। जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ ना उसको अपने जहन में रखते जाएगा। जब आप कर रहे होंगे ना आपको इसी तरह से इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फॉर स्टार्टर्स आप एक दफा ना उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे नजर मार लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मेरे पास 5 कार्बन है, तो बेंजीन रिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एलिमिनेट आउट कर रहा हूँ, ना अमाइड हो सकता है ना नाइट्राइल हो सकता है, ज़ाहिर है नाइट्रोजन नहीं है। तो ये कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है। थोड़ा अगर मैं दिमाग दौड़ा हूँ अपनी एएस और ए2 के सिलेबस में, तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है या अल्कोहल होता है। ठीक है, यूजुअली और भी होंगे, हो सकता है कि कोई अमाइड लिंक है जो अमाइड भी हो सकता है, लेकिन अमाइड में एन भी होता है तो वो हो नहीं सकता। तो रफली मुझे लग रहा है कि यार या तो ये अपना एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या अल्कोहल होगा, बट मुझे को 100% नहीं पता, एक मैंने अंदाजा लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब स्पेक्ट्रम पे जाते हैं इसके। देखो बच्चों डाटा बुकलेट बहुत दूर की बात है। हाँ, डाटा बुकलेट की कुछ चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को जरा बता देता हूँ। बट डाटा बुकलेट से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें कंक्लूड कर लूंगा। देखो पहली चीज मैं क्या कंक्लूड करूंगा, हाउ मेनी पीक्स, 2 पीक्स। इसका मतलब है देयर आर 2 प्रोटॉन एनवायरमेंट्स। ठीक है, 2 प्रोटॉन एनवायरमेंट्स। मैं अब ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना मैं एक तरह से लिखता भी जा रहा हूँ ताकि बाद में जब तुम लोग नोट्स पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए मैं कर क्या रहा था। सो पहले तो एनालाइजिंग मास स्पेक्ट्रम, इसका एनएमआर, एनालाइजिंग एनएमआर। सबसे पहले मैंने देखा 2 पीक्स मतलब 2 पीक्स मतलब 2 प्रोटॉन एनवायरमेंट्स। ठीक है,
अच्छा, देखते हैं ना मैं क्या कर रहा हूं। उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 6 और एक पे लिखा हुआ है 4। ठीक है। अब बच्चों ये जो 6 नंबर लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है 6 प्रोटॉन है, ये 6 हाइड्रोजन है। अब पूरी केमिस्ट्री में सोचो 6 हाइड्रोजन एक जगह ही थे। सर वो 6 हाइड्रोजन जो थे वो आपके पास थे बेंजीन में, लेकिन हमने पहले ही कह दिया बेंजीन इसके अंदर हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल 5 कार्बन है कंपाउंड में। तो बेंजीन तो डिस्कार्ड हो गया ना, बेंजीन हो नहीं सकता। अब दूसरी आमतौर पे इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या होती है, कोई दो CH3 हो सकते हैं, कोई दो CH3 हो सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे CH3 हो सकते हैं, क्योंकि दो CH3 में टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अच्छा, या तो ये भी हो सकता है 2 CH3 हो सकते हैं, या 3 CH2 हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है 3 CH2 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सुनो अभी अभी देखो इसके अंदर एक तरीके से करता हूँ। तो पहले मैं जरा ये इसको यू पजल को जोड़ना स्टार्ट करता हूँ कि 2 CH3। ठीक, दोनों CH3 कोनों पे ही हो, CH3 हमेशा कोनों पे ही हो सकता है ना, CH3 बीच में तो नहीं हो सकता। तो मैं एक कोने पे लगा दूंगा एक CH3, बिकॉज जो 6, ये वाला जो 6 है, तो व्हाट कैन मीन 2 CH3। अच्छा, तो 6H का मतलब ये होता है कैन बी, मुझे नहीं पता, 2 CH3। तो जो 2 CH3 हैं वो मैं चलो अगले पेज पे इसको जोड़ता जाता हूँ। वो जो है ना 2 CH3 मैंने दोनों कोनों पे लगा दिए, क्योंकि बच्चों CH3 तो कोने पे ही हो सकता है या ब्रांच में भी हो सकता है, बाय द वे CH3 ब्रांच में भी हो सकता है, तो मैंने अभी इनको कोने से लगाना स्टार्ट किया। ठीक है। अब मैंने इसकी देखी स्प्लिटिंग। सर इसकी स्प्लिटिंग चेक करें, ये ट्रिपलेट है, ये 3 में स्प्लिट हो रहा है। 3 में स्प्लिट होने का मतलब इसके नेबर में जो कार्बन है उसके 2 प्रोटॉन है, N+1 रूल होता है ना। तो अगर ये स्प्लिट हुआ इंटू 3, तो इसका मतलब है कि इसके एडजेसेंट कार्बन आइटम पे कितने होंगे, 2। दोनों के दो दो होंगे ना। अच्छा देखें, अब ये मेरी बात को थोड़ी तसल्ली इससे मिल रही है, क्योंकि एक तो मैं 4 की पीक नजर आ रही है, तो 4 का मतलब है कि ये 2 CH2 होंगे और दोनों CH2 एक ही जैसे होंगे, इसीलिए उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, यानी 2 CH2 और 2 CH2। समझ आ रहा है। सो मैंने अब इनको जोड़ना शुरू किया, देखो कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ 2 CH2 लगा दिए, इधर भी और इधर भी, दोनों के साथ CH2 CH2। अब मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, ये मैं कैसे फर्दर कंफर्म करूंगा। अब देखो मैं कैसे कंफर्म करूंगा। ये दोनों CH3 हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो दोनों की भी एक जगह बनी, हाँ जी एक जगह बनी थी। दोनों स्प्लिट कर रहे हैं, उनकी ट्रिपलेट आ रही है ना, तो इसका अंदर नेबर में कितने होने चाहिए, 2। तो नेबर में दोनों के दो दो हैं। अब देखो मेरे पास एक एक 4 कार्बन की भी 4 हाइड्रोजन की भी पीक है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन एक्चुअली अब किसके नजर आ रहे हैं मुझे, 2 CH2 के। ये कंफर्मेशन कैसे हो रही है, इसकी स्प्लिटिंग देखो, ये 4 में स्प्लिट हो रहा है। अच्छा ये आपको जरा इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा ना, ये 4 में लगता है ऐसा, 2 में, ये 2 अलग अलग पीक्स हैं। वो प्रिंटिंग ऐसी आपको लग रहा है, ये कॉर्ट्रेट है, 1 2 3 4, याद है ना। वैसे ही मैंने रेशो आपको बताया था 1:3:3:1 का। ठीक है, ये 4 में स्प्लिट हो रहा है। ये 4 में क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि उसके बराबर में CH3 लगा हुआ है। तो इसका यहां तक तो इसने मेरी बात को ठीक कर दिया। और एक और कंफर्मेशन हो गई कि ये 2 CH3 हैं, क्योंकि इसकी शिफ्ट वैल्यू जो है वो एल्केन रीजन में लाई कर रही है। तो आप अगर इसकी शिफ्ट वैल्यू जाके देखेंगे, शिफ्ट वैल्यू देखो एल्केन रीजन में लाई कर रही है, ये 0.9 से लेकर 1.7 की रेंज में ना। तो एल्केन का मतलब है कोई भी CH3, देखो एल्केन का मतलब होता है कि वो खुद भी एल्काइल हो और उसके नेबर में भी एल्काइल हो। ठीक है। तो यार ये तो मुझे ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि ये CH3 है। कैसे सर्टन हो गया, ये दोनों CH3 है, कैसे सर्टन हो गया, क्योंकि एक तो दोनों के मिला के एक पीक बन रही है, दूसरा इसकी स्प्लिटिंग भी बता रही है कि ये नेक्स्ट टू CH2 है, तीसरा इनकी शिफ्ट वैल्यू भी बता रही है कि ये नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये दोनों भी CH2 हैं, ये भी मोरलेस मुझे कंफर्म हो गया। या मुझे कैसे कंफर्म हो गया, क्योंकि इनकी स्प्लिटिंग, ये दोनों भी कितने में स्प्लिट हो रहे हैं, ये दोनों भी स्प्लिट हो रहे हैं 4 में। तो इनके नेबर के अंदर जो है ना वो आपके पास
जो कार्बन है उसके साथ 3 प्रोटॉन है, इसके नेबर में भी जो कार्बन है उसके साथ 3 प्रोटॉन है। तो ये मोर लेस कंफर्म हो गया कि दोनों CH2 और दोनों की पीक भी एक ही जगह बन रही है, जिससे 4 लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब रह क्या गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10O है। हाँ, अब CO रह गया ना, और उसकी एक ही जगह बचती है, उसकी एक ही जगह बच गई। अच्छा आप देखें, अभी ऐसे नहीं ना सर, अब इसको भी कंफर्म करते हैं कि ये कैसे। अब देखो इसकी शिफ्ट वैल्यू, अब ये जो CH2 है ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो है ना, ये दोनों CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो है। कंफर्म करने के लिए कि ये सही है, मैं जाके शिफ्ट वैल्यू चेक करूंगा। तो शिफ्ट वैल्यू मैं बिल्कुल आखिर में देखता हूँ। लोग समझते हैं कि शिफ्ट वैल्यू हर चीज का इलाज है, शिफ्ट वैल्यू तो बिल्कुल एंड में आप देखे आते हैं। आप देखें एल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, नजर आ रहा है? एल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, उसकी रेंज क्या है? 2.2 से लेके 3। क्या मेरा ये पीक 2.2 से लेके 3 में लाई कर रही है, 4 हाइड्रोजन वाली लाई कर रही है? 2.2 से लेके 3 की रेंज में लाई कर रही है, इसका ना कंफर्म हो गया ये नेक्स्ट टू दिस है। समझ में आया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जे, ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ जे। आप लोगों को ना मैंने कहा, आप जब क्वेश्चन पुट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको करना आएगा। ये तो 10 सवाल, मैं हमेशा कहता हूँ 10 सवाल आप मेरे साथ करेंगे ना, तो फिर आप पक्के हो जाएंगे। जो लोग फर्जी सही से समझ कर 10 क्वेश्चन यू डू विद मी विल बी डन, फिर आगे आप करना शुरू कर देंगे। 10 मुझे कराने पड़ेंगे आपको सवाल, उससे पहले मुश्किल होता है इसको करना। ये क्लियर हुआ? समझ में आया अप्रोच क्या थी? अब देखो तुम, अब आंसर देखोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा मैंने क्या किया था, ये तो तुम्हें पढ़ के। तो अब इसको देखो एक्सप्लेन कैसे करते हैं। इसको उसने कहा है एक्सप्लेनिंग हाउ यू रीच योर आंसर। तो देखिए इसका पहले तो मैंने ये लिखा ना, 2 पीक्स रेफर टू 2 प्रोटॉन एनवायरमेंट्स। ठीक है, अब आगे जवाब इसका कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं द ट्रिपलेट, द ट्रिपलेट represents represents 2 CH3 next to CH2। ठीक है, फिर द कॉर्ट्रेट, कॉर्ट्रेट का मतलब है वो जो 4 में स्प्लिट हुई है, कॉर्ट्रेट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स 2 CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बस आंसर इसका ऐसे लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो सारा थॉट प्रोसेस थोड़ी लिखते हैं, हालांकि जो मैंने नोट्स है ना, सब पूरा थॉट प्रोसेस वैसे उसका लिखा हुआ है, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, ये पूरा इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? पक्का? कोई मसला? चलें, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो कार्बन 13 इज अ वॉक ओवर फॉर यू। कार्बन 13 आप कहेंगे सर बस खत्म, कार्बन 13 कुछ भी नहीं, ये पल्ले पड़ गया कार्बन 13 तो मजाक है। चलें कार्बन 13 पे आते हैं, लास्ट चीज है कार्बन 13, NMR। अच्छा सर, कार्बन 13 NMR में पीक्स बनती हैं कार्बन 13 एटम्स की, नॉट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, द पीक्स formed are of कार्बन 13 atoms, याद रहे, नॉट ऑफ एंड नॉट ऑफ कार्बन 12। सर कार्बन 12 की पीक नहीं बन सकती, वंस अगेन क्यों नहीं बन सकती कार्बन 12 की पीक? इवन मास नंबर। ठीक है, ऑड मास नंबर के बनती है, इवन वालों की नहीं बनती। अच्छा सबसे पहले अब इसके अंदर नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एनवायरमेंट्स। सर इसके अंदर प्रोटॉन नहीं, इसके अंदर कार्बन एनवायरमेंट्स, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं एनवायरमेंट्स। नंबर ऑफ कार्बन एनवायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक बात। अच्छा पहले पूरे फैक्ट्स बता दूं, फिर दूसरी बात, सर ये स्प्लिट नहीं होती। हाई रेजोल्यूशन में भी कार्बन 13 विल नॉट स्प्लिट इवन इन हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, सेकंड, देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग of peaks even in high resolution।
ठीक है, there will be no splitting of peaks even in high resolution. अच्छा, अगली बात, इसका जो शिफ्ट वैल्यूज होती है ना, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, इसके अंदर भी वही सेम, यू यूज टीएमएस एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, टीएमएस पीक इज यूज एज स्टैंडर्ड, सेम वही इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, रेफरेंस दैट इज उसकी शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0, सेम वही। क्या हुआ? अच्छा, आखिरी बात, इसकी जो शिफ्ट वैल्यूज होती है ना, उनके मैग्नीट्यूड भी बड़े होते हैं कंपेयर टू एचएनएमआर, और उनकी रेंजेस भी बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आर यूजुअली लार्जर इन मैग्नीट्यूड, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आर लार्जर इन मैग्नीट्यूड, किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू एचएनएमआर, टू एचएनएमआर, एंड द रेंजेस एंड द वाइड रेंज, और रेंज भी बड़ी होती है, मैं बताता हूं आपकी, एचएनएमआर एंड विद अ वाइड रेंज। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है यार। देखो, वाइड रेंज, मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं आप लोगों को जरा वैल्यूज दिखाता हूँ ना, कंपेयर कराता हूँ, आपको सामने आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ये बहुत आसान है उससे, कार्बन 13 इज लिटरली वेरी इजी, ठीक है। अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो पहली बात मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एनवायरमेंट्स होते हैं, ये स्प्लिट नहीं होती। टीएमएस, वही टीएमएस इसकी स्टैंडर्ड है। इसकी शिफ्ट वैल्यूज जो है ना वो बड़ी होती हैं मैग्नीट्यूड में एचएनएमआर के, और इनकी रेंज भी बड़ी होती है। जरा एक दफा मैं दिखा देता हूँ। एचएनएमआर को तुम 4-5 दफा देख चुके हो ना। एचएनएमआर की वैल्यूज क्या क्या थी, देखो, ये एचएनएमआर की वैल्यू जरा एक दफा वापस देखो। देखो, इसकी वैल्यू है 0.9 से लेके 1.7, 2.2 से लेके 3, ये हाइड्रोजन एनएमआर की वैल्यूज हैं। अब जरा कार्बन 13 की देखो, कार्बन 13 की मैं तुम्हें वैल्यू जरा दिखाऊं, उधर मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। कार्बन 13 की शिफ्ट वैल्यूज जो हैं वो, 1 मिनट भाई, जरा डाटा बुक में मैं निकाल लूं जी। ये कार्बन 13 की शिफ्ट वैल्यू है, देखो ये देख रहे हो, 13 NMR शिफ्ट वैल्यूज, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। इसके अंदर देखो, एल्काइल की 0 to 50 उसकी थी, जो HNMR की थी वो थी 0.9 से लेके 1.7, बहुत छोटी रेंज थी, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड देखो बड़े बड़े होते हैं, 25 से लेके 50, रेंज भी बड़ी है और वैल्यूज भी बड़ी है, नजर आ रहा है। इसकी 30 to 60, 110 to 160, उसके कंपैरिजन में ये वैल्यूज बड़ी भी हैं और रेंजेस भी बड़ी बड़ी हैं। इसकी रेंजेस उतनी छोटी नहीं है, उसकी रेंजेस छोटी छोटी थी, ठीक है। चलो, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में रेफरेंस के लिए याद आ जाए। ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, जाहिर है, नोबडी नीड टू लर्न दिस, इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, यानी कंक्लूड नहीं कर सकते, काफी हद तक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, बस ये इसके अंदर है। मैं अभी इसकी 1-2 एग्जांपल्स कराता हूँ। ये मैंने इसकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ कोट कर देता हूँ, ठीक है। बस इसके अंदर और अच्छा, दो जनरल फैक्ट्स हैं, वो मैं दोनों एनएमआर के बारे में बता देता हूँ। एक, सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं आप देखो ना अक्सर हमें। अच्छा, कार्बन 13 का मैंने बता दिया, एक तो एग्जाम्पल तो कर लें इसकी, जरा देखो एग्जाम्पल, जरा मुझे बताइएगा, इसमें कितनी पीक्स होंगी? इसमें मुझे बताओ कितनी, CNMR के अंदर कितनी पीक्स होंगी, ठीक है, पीक्स इन कार्बन 13 NMR, बताइए कितनी होंगी, कितनी इसमें कितनी होंगी? 3, 3 बायस, इसमें कितनी पीक्स होंगी कार्बन 13 NMR में? 3 होंगी। दूसरा, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 3, एक कार्बन एनवायरनमेंट ये,
एक कार्बन एनवायरनमेंट, ये वाला कार्बन सेम नहीं है, Cl लगा हुआ है सर, ये सेम नहीं है। अगर इसके साथ Cl नहीं होता तो फिर ये सेम होता। इसके अंदर आपके पास पीक्स आएंगी 2, 3 सॉरी। बेटा तुम लोग ये सुन लो, ये बाद में मस्तियां कर लेना। अच्छा, अब इधर देखो, इसके अंदर बताओ इस एग्जांपल में कितनी पीक्स आएंगी। बताओ, बचा कौन सी दो? ये दोनों कार्बन सेम एनवायरमेंट्स हैं, ये दोनों सेम है। तो एक पीक इसकी और एक पीक जो है वो इसकी होगी, तो ये दूसरा, ये डिफरेंट है। सो यहाँ पर भी जो पीक्स होंगी वो पीक्स इन इज, इसके अंदर दो पीक्स होंगी क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर दो प्रोटॉन एनवायरमेंट कार्बन एनवायरमेंट्स हैं। समझ में आ गया? अच्छा, एक आपको जरा थोड़ी मुश्किल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अभी पास पेपर से ही मैं कोट कर रहा हूँ। बेंजीन इनके अंदर एक होगी, सारे एक जैसे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी इसके अंदर एक गलती अक्सर लोग कर जाते हैं, ये मुझे जरूर समझानी है एग्जांपल, ये पास पेपर से मैंने कोट किया है। भाई मैं कह रहा हूँ ये सीख लो, ये बाद में नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। 3 सब 5 पीक्स हैं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो सर अब ये प्रॉक्सिमिटी मैं आपको समझाता हूँ। एक ये वाला 1, ये पहला एक इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, यहां तक तो अलग अलग है ना ये। अब जरा आर्ग्यूमेंट आगे जाके है सर, ये चौथी इसकी होगी क्योंकि ये ओ के साथ लगा हुआ CH2 है। एक बात, इस CH सेकंड वाले और फोर्थ वाले में फर्क है। ये जो सेकंड पे लगा हुआ है ना, उसके इस तरफ C डबल बॉन्ड हुआ है राइट साइड पे, उधर CH3 है, दैट्स फाइन। लेकिन सर ये जो फोर्थ वाला है, इसके जो लेफ्ट साइड पे वो O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, ये इससे अलग है सेकंड वाले से। अच्छा अब, हाँ हाँ मैं यही बात रहा था। अब जो सबसे कॉमन गलती है ना, वो पहले और आखिरी में लोग करते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स सेइंग सर पहला और आखिरी सेम है। इट्स अ वेरी कॉमन रॉन्ग आंसर, वेरी वेरी कॉमन रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये क्यों है अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉक्सिमिटी देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है, आप कहेंगे सर इसके नेबर में CH2 है, ठीक है, लेकिन सर उसका जो CH2 है ना, वो एक्चुअली उसको फुली डिस्क्राइब कैसे करते हैं। इसके बराबर में जो CH2 है ना, वो बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O है। इसको मैं बता रहा हूँ, द फर्स्ट CH3 जो 1 वाला है ना, इसका CH3 नेक्स्ट टू CH2 बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O, ये पूरा तरीका है डिस्क्राइब करने का। और फिफ्थ वाला जो कार्बन है ना, इट इज अ CH3 नेक्स्ट टू CH2 बॉन्डेड टू O। हाँ, वह एक्चुअली उसकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर वो उसका बराबर वाला बदलता है ना, तो एक्चुअली वो खुद भी बदल जाता है। ठीक है, सो ये, हाँ सर यही तो इसके अंदर गेम है। सो इसके अंदर जो कब सबसे कॉमन गलती है ना लोग करते हैं, सर वो आखिरी कोने वाले तो देखे ना नेक्स्ट टू CH2 है, आप भी यही सोच रहे थे सर वो भी नेक्स्ट टू CH2, वो भी नेक्स्ट टू CH2 है, बट उसके साथ जो लगा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो उसको चेंज कर देता है। तो द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग इट इज CH3 नेक्स्ट टू CH2 bonded to C double bond O, and this is a CH3 next to CH2 bonded to O। ठीक है, ये डिफरेंट है दोनों, इसीलिए दोनों की पीक भी अलग आएगी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीक्स आएंगी वो आएंगी 5। कॉमन रॉन्ग आंसर इसका होता है 4, 5। ठीक है, ये जो है ना, ये है CH3 नेक्स्ट टू CH2 bonded to C डबल बॉन्ड O, और ये है CH3 नेक्स्ट टू CH2 bonded to O।
बोलो बोलो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ किसमें सेम आएंगी। जाओ, ये सर अभी आपको मैं इसका पासवर्ड का सवाल दिखा देता हूँ। ठीक है, किसमें सेम आएंगे, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा एक दफा रिकॉल हो जाए। ये आप अभी मैंने रिसेंटली एक ग्रुप्स के साथ ये क्वेश्चंस किए ना, तो उनको भी यही कंफ्यूजन हो रही थी। आप लोग दिखाया था। ये देखिए, ये एक पास पेपर का सवाल है, ये वाला ना। मैं आपको ये समझा देता हूँ। असल में ये अनफॉर्चुनेटली इसके साथ वो हो गया, ये मिट नहीं रहा, ये वो हो गया। तो इसका मैं, बल्कि एक सेकंड, इसका मैं जो इस पे ये नहीं लगा हुआ ना, ये वाला सवाल निकालता हूँ। चलें इसमें से आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, चलो इसको तुम लोग जरा खुद सॉल्व करो। अच्छा आप देखें, है कितने मार्क का? 2 मार्क का। तो तुम लोग हाँ सर से 2 मार्क का सवाल आता है इसका। बेटा तुम इस तरह तो तुम्हें पूरा पेपर ही छोड़ना पड़ जाएगा, सबको 2-2 मार्क का छोड़कर आते रहोगे। चलो इसको सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, सारे पार्ट सॉल्व करो। 1 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। चलो, नंबर ऑफ पीक्स पहले वाले में 5, दैट्स करेक्ट। पहले वाले 5 कैसे हैं, जरा एक दफा इसको देख लेते हैं। अच्छा ये आप समझते हैं ना, ये COO है ना, ये COO, ये यू है ना COO। तो जरा इसकी पीक्स काउंट कर लेते हैं। एक इस कार्बन की, ये 2। अच्छा बल्कि चलो मैं ऐसे ही नंबर लिख देता हूँ, सारा जरा कंफ्यूजन कम होगी। 1 2 3, ये अलग अलग है। 4 और 5, सारे कार्बन एनवायरनमेंट अलग अलग है ना। अच्छा पहला और आखिरी वाला अलग अलग क्यों है? जी हाँ, वो जो कोने वाला है, फिफ्थ वाला है, वो नेक्स्ट टू O है। और जो फर्स्ट वाला है वो नेक्स्ट टू CH2 है, तो जा रहा है वो 2 फर्क है 5। अच्छा अब आ जाओ सेकंड वाले पे। 1 2 3 4 5, सर इसमें भी अलग अलग है। अब ये वही वाली एग्जांपल है ना जो अभी मैंने, हाँ ये अभी मैंने आपको कराई थी क्लास में, क्योंकि उसके अंदर ये जो सेकंड वाला CH2 है, ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है। और जो थर्ड वाला है वो नेक्स्ट टू O है। और इसी तरह जो फर्स्ट वाला CH3 है, वो नेक्स्ट टू CH2 विच इज बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O। और जो लास्ट वाला CH3 है, फिफ्थ वाला CH3, वो नेक्स्ट टू CH2 बॉन्डेड टू O। अभी जो बताया आपको मैंने, 5। अच्छा सर इधर आ जाइए, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना। ठीक है, ये वही है, बस समझे। 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी ऐसा ही है। जो पहला और आखिरी वाला CH3 वो सेम थोड़ी है, क्योंकि पहला वाला नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हुआ है और फिफ्थ वाला नेक्स्ट टू CH2 है। और कोई दो आपको सेम लग रहे हैं? थर्ड और फोर्थ वाला भी अलग अलग है, क्योंकि थर्ड वाला नेक्स्ट टू O है और फोर्थ वाला नेक्स्ट टू जाहिर है CH3 है। अच्छा अब आ जाइए इसके अंदर ही 5। सर इधर ये दोनों CH3 तो ब्रांच के हैं ना, ये दोनों एक ही कार्बन से लगे हुए हैं। तो क्योंकि दोनों एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये एक ही हैं दोनों, ये एक ही है। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इसमें 4 है। ठीक है, क्योंकि उसको दोनों ब्रांच है, ब्रांच एक ही कार्बन पे लगी हुई है, एक ही कार्बन पे लगी हुई है, तो ज़ाहिर है उनका एनवायरनमेंट सेम है। सबको ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला जिनको जो बिल्कुल फारिग है उनके लिए बता रहा हूँ। ये H, ये CH3, ये CH3, ये CH3 2 का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, फिर ये CO2 और ये CH3। समझ में आया? तो ये जो है ना, इन ये दोनों सेम है, ये दोनों ये सेम है। समझ गए? ये वाला है, ये यूं बना हुआ है। आगे बात समझ में। और लास्ट, जी तकरीबन वो, बल्कि वही चीज है इधर भी। ये 1, ये 2,
ये 3 और ये 4। अब आया तुम लोगों को समझ में ये? ठीक है। अच्छा, बस एक आखिरी चीज बता दूं, फिर भी डन विद दिस चैप्टर, डन विद द सिलेबस इन फैक्ट, तो हम पार्टी करेंगे। अच्छा, सो अच्छा, अभी अभी खत्म नहीं हुआ भाई। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं, या तो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, देखो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अच्छा सॉल्वेंट इस्तेमाल क्यों करने होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना डिसॉल्व करके फिर हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट सॉल्वेंट्स डू यू यूज? CdCl3 या CCl4? CdCl3 सबसे कॉमन है, CdCl3 या CCl4। अच्छा देखें, CdCl3 का मतलब है इसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो क्या करेगा, वो अपनी भी पीक बना लेगा। ठीक है, तो अपनी पीक नहीं बननी चाहिए उसको, ये इसका आंसर है। वाई डू वी यूज CdCl3 और CCl4? ठीक है, इन प्रोटॉन, इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो प्रोटॉन हो या कार्बन 13 हो, ये ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट, इसका मतलब है जिसके अंदर ड्यूट्रियम हो और तकरीबन 99% तो वो हो, वैसे 1% का मार्जिन दे देता, आइडियली तो 100% हो। ठीक है, मस्ट यूज टू अवॉइड द रिकॉर्डिंग ऑफ अ लार्ज इंटरफेयरिंग सिग्नल। देखो लार्ज क्यों होगा, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट तो बहुत क्वांटिटी में होगा, तो उसका अगर सॉल्वेंट को तो इतना ज्यादा होता है कि अगर उसका आपने हाइड्रोजन गलती से ले लेते, फॉर एग्जाम्पल इसने कहा सर CdCl3 नहीं मिल रहा, मैं CHCl3 ले लेता हूँ। CHCl3 इज वेरी गुड सॉल्वेंट सर, बट आप इतनी बड़ी पीक आएगी इस H की, इस वाले H की। ठीक है, तो आप इसलिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो या तो आइडियली या CCl4 यूज करो या CdCl3 यूज करो, तो यू विल नॉट यूज कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो दूसरा, वाई TMS इज यूज एज अ रेफरेंस, ठीक है, इन NMR। तो सर इसके रेफरेंस के तौर पे यूज करने की दो बड़ी वजहें हैं, तीन बड़ी वजहें हैं। पहले तो आपको मैंने बताया था ना ये टेट्रामिथाइल साइलेन क्या होता है, अच्छा जिनको नहीं पता बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड होता है जिसका जो वैल्यू होती है वो 0 पे होती है, जिसकी शिफ्ट वैल्यू 0 पे होती है। ठीक है, ये सिलिकॉन के साथ 3 CH3 4 CH3 होते हैं, टेट्रा। ठीक है, टेट्रामिथाइल 4 मिथाइल साइलेन बिकॉज ऑफ सिलिकॉन, टेट्रामिथाइल साइलेन। एक तो इसकी पीक बहुत बड़ी होती है क्योंकि 4 CH3 है ना, 4 CH3 के अंदर 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन की बड़ी पीक बनती है, लेकिन कहाँ बनती है? एक ऐसे रीजन में बनती है जहां किसी और की पीक नहीं बनती, बिल्कुल कोने में जाके इसकी पीक बनती है। तो देखो पहला रीजन क्या लिखा हुआ है, द TMS पीक लाइज आउटसाइड द यूजुअल स्पेक्ट्रल रीजन एंड इज रेडिली आइडेंटिफाइबल। बिल्कुल कोने में बाहर जाके बनती है जहां और किसी की स्पेक्ट्रल रीजन में नहीं बनती, एक वजह, मेजर वजह तो यही है। दूसरी, इनर्ट है, लार्जली इनर्ट, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि तुमने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड डाला वो उल्टा रिएक्ट करके कुछ और ही बना लिया। ठीक है, तीसरा, आप इसको किसी भी सॉल्वेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजुअली कैन बी यूज विद मोस्ट ऑलमोस्ट एनी सॉल्वेंट, वाटर और D2O को छोड़ के। सर वाटर तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते आप, वाटर क्यों नहीं यूज करते हो, तो अपनी भी बना लेगा, वाटर तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना। और D2O तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें डिसअपेयर करना हो, वरना हम D2O थोड़ी यूज करते हैं, D2O नहीं इस्तेमाल करते, वरना वो डिसअपेयर हो जाती है पीक्स। ठीक है, तो इसलिए ये तीन वजहें हैं जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, ये थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, बट इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट कंप्लीट टिल यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा ना 10 सवाल मेरे साथ करोगे तो अगली क्लास में हम 10 सवाल, अभी अब 10 सवाल करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। अगली क्यों सर, अभी से करेंगे।